हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो हमने पिछले वीडियो में जो था हमारा क्लास 6 का सिविक्स का पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का गवर्नमेंट का व्हाट इज़ गवर्नमेंट, तो उसमें हमने दो टॉपिक को कर लिया था। पहले एक तो देखा था कि गवर्नमेंट होती क्या है, और हमने एक ये भी कर लिया था उसमें कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो अब हम देखेंगे लॉज एंड गवर्नमेंट, ये हमारा एक टॉपिक रहेगा और इसके साथ ही साथ दो टॉपिक हमारे और रहेंगे आज के, और उसके बाद हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा इसी वीडियो में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट के साथ। तो इसमें हम देखेंगे कि लॉज कौन से हमारी जो गवर्नमेंट है किस किस विषय पर लॉज बनाती है और कैसे लॉ बनाती है और वो क्या क्या करती है। बस यही हमने, छोटा सा बहुत टॉपिक है ये बिल्कुल, कि गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ बनाती है सबके लिए, और जो भी इस कंट्री में रहता है उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं। यही एक ऐसा वे है जिसमें गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है। जैसे कि बिल्कुल वैसे ही कि जैसे गवर्नमेंट के पास सारे डिसीजन लेने की पावर होती है, वैसे ही उन डिसीजंस को और उन लॉज को इन्फोर्स करने की भी पावर उसी के पास होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक रूल है कि आपको जब भी आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन होगा 500 रुपीज़ का, या फिर अब तो इंक्रीज़ हो गया है वो 1000 रुपीज़ का। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन होगा। तो यही है इन्फोर्समेंट। एक तो बात हो गई कि लॉ बना दिया कि हेलमेट पहनना है, और 100 लोग में से 5 लोग पहन रहे हैं और 95 लोग नहीं पहन रहे हैं। लेकिन जब आप उसको एनफोर्स करोगे, एनफोर्स इसको तोड़ोगे, तो उसको लोगों के ऊपर लागू कर रहे हो, तो उसकी पावर भी गवर्नमेंट के पास होती है कि अगर कोई वो नहीं करेगा, ये लाइसेंस के बिना पकड़ा जाएगा तो उसको जेल हो सकती है, या बहुत ज़्यादा उसको पैसों का फाइन हो सकता है, बहुत बड़ा। फिर in addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अब सिर्फ यही नहीं है कि गवर्नमेंट ही देखेगी कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो फॉलो नहीं हो रहा है तो उसी को इन्फोर्स करना है। लोग भी कर सकते हैं ऐसा कि अगर लोगों को लग रहा है कि एक पर्टिकुलर जगह पर कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अगर एक आदमी को लगता है, एक इंसान को लगता है कि उन्हें जॉब नहीं दी गई सिर्फ इस बेस पे कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और वो क्लेम कर सकते हैं कि लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लॉ ऐसा कहता है कि किसी को भी कास्ट और रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी इसका मैं बिल्कुल भी डिटेल नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि इससे आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी आपको बिल्कुल बेसिक ही चीज़ें पढ़नी है। कोर्ट फिर वहाँ पर ऑर्डर दे सकता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। फिर अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक की ओर आज के वीडियो के, जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले देखा था हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है कि कितने प्रकार की गवर्नमेंट होती है, और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है एक ही टाइप की गवर्नमेंट है लेकिन उसमें अलग अलग लेवल है, कि एक लोकल लेवल पे काम करेगी, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती तो कुछ ज़्यादा तरह की है, लेकिन अब जो एनसीईआरटी में होगी वही मैं आपको इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ। अब इसका जो आंसर है को वो इस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट एक कंट्री में होनी चाहिए और कैसी है। एक डेमोक्रेसी के अंदर ये तो लोग ही डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए।
ये ऐसा कैसे करते हैं? इलेक्शंस के थ्रू करते हैं, जिसमें वो वोट करते हैं पर्टिकुलर पर्सन के लिए और उन्हें इलेक्ट करते हैं। और जब वो एक बार इलेक्ट हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट को अपने एक एक एक्शन को एक्सप्लेन करना होता है। तो उसमें जो लोगों के लिए आंसरेबल होती है गवर्नमेंट, नंबर वन हमारी गवर्नमेंट होगी टाइप में डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि अब वही 140 करोड़ लोग हैं, वो सारे इकट्ठे बैठ नहीं सकते डिसीजन लेने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर देंगे बीच में से, हर 10 लाख में से एक हो जाएगा, या फिर हर 1 लाख में से एक हो जाएगा खड़ा, और वो उन 1 लाख लोगों की तरफ से बात करेगा। जैसे कि आपकी क्लास में क्लास मॉनिटर होगा, तो अगर प्रिंसिपल को जानना है कि आपकी क्लास में कौन बच्चा शैतान है, कौन बच्चा सुधरा हुआ है, तो अगर वो क्लास मॉनिटर जो है वो अगर बायस्ड नहीं है, तो अगर वो इम्पार्शियल है, तो वो बिल्कुल सही आंसर वहाँ पर दे देगा। और वो माना जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। तो वह वो उसको हम चुनेंगे कैसे? इलेक्ट कर लेंगे, इलेक्शन हो जाएगा, वोटिंग होती है कि मैम पूछती है कि अब कौन बनना चाहेगा, बनेगा। तो अच्छा, अभी 2 बच्चे खड़े हो गए, मतलब पूरी क्लास में वोटिंग करा दी कि अच्छा ये बनेगा, तो हाथ खड़े करो इसके लिए। तो 20 लोगों ने 20 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए और दूसरे के लिए 25 ने कर दिए, तो 25 वाला जीत जाता है। तो वो मॉनिटर बन जाता है। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। ये बिल्कुल हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और इंडिया में डेमोक्रेसी ही प्रैक्टिस की जाती है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है इंडिया की। एक और फॉर्म होती है जो है मोनार्की। मोनार्की से आपको नाम से ही पता लग जाए, मोनार्क एक मतलब मोन मतलब एक आर्की, मतलब कि एक ही पर्सन का रूल होगा, जो किंग होगा या क्वीन होगी, उसी के पास सारे डिसीजन होंगे और वही गवर्नमेंट को चलाएगा। मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। उसमें मतलब ग्रुप भी हो सकता है, 4-5 लोग भी हो सकते हैं वो, जो आपस में डिस्कशन करें मैटर्स पे। लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किंग या क्वीन के पास ही रहती है। एक डेमोक्रेसी के अंदर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जहाँ पर बिल्कुल एक डिस्कशन के साथ सारा कुछ होता है। लेकिन किंग्स और क्वींस में क्या होता है, उनको एक एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है लोगों को, जो भी वो कर रहे हैं उन्होंने जो भी मुंह से निकाल दिया, बोल दिया, उनको किसी को बताना नहीं पड़ेगा मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्या क्यों कर रहा हूँ, इस तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर तो जैसे गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि यहाँ पर एक योजना लॉन्च हो रही है, स्कीम लॉन्च हो रही है, इससे इन इन लोगों को इतना फ़ायदा हुआ। तो ऐसा मोनार्की में बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है वोट्स फॉर वीमेन वाला, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है जहाँ पर गवर्नमेंट्स ने विलिंगली पावर को शेयर किया हो। पूरे यूरोप में, पूरे यूएसए में जो विमेन हैं और जो पुअर हैं, उनको हमेशा से ही गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए फ़ाइट करना पड़ा है। उनके लिए मतलब विरोध जो है अपना करना पड़ा है कि हमें भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन चाहिए। तो विमेन का जो स्ट्रगल रहा है कि वोट उन्हें करने का जो राइट मिल सके, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बहुत ज़्यादा उजागर हो पाया है, स्ट्रेंथन हो पाया है। और ये जो मूवमेंट थी, इसे कहते थे विमेन्स सफरेज मूवमेंट। और इसकी जो टर्म है सफरेज, इसका मतलब ही यही था, राइट टू वोट। ये राइट टू वोट के लिए ही एक मूवमेंट चलाई गई थी। अब वॉर के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे जो मेन थे वो लड़ने गए हुए थे, और इसकी वजह से ही विमेन को बुला लिया गया था काम करने के लिए। जो पहले मेन का काम समझा जाता था, अब उसी काम को करने के लिए विमेन को बुला लिया गया, क्योंकि मेन तो सारे लड़ाई में चले गए थे, तो अब काम तो किसी को करना ही था। अब बहुत सारी जो विमेन थी उनको वो ऑर्गेनाइज करने लगी, मैनेज करने लगी बहुत सारे काम को, वर्क को। और जब लोगों ने देखा कि तो वो ये सब देखा कि ऐसा हो रहा है, तो ये सोचने लगे लोग कि
उन्होंने ऐसा मतलब जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो क्यों बनाए हुए हैं कि औरतें बहुत कमज़ोर होती हैं और वो बहुत ही मतलब कम काम कर सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ये तब प्रूफ हो गया था। और वो बिल्कुल अच्छे से डिसीजन ले सकती थी, ये भी माही साथ में ही प्रूव हो चुका था। जो सफ़रेजेट्स थे, मतलब कि जो वहाँ पर सफ़रेज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें कहते थे सफ़रेजेट्स। तो वो वुमेन के राइट टू वोट के लिए डिमांड करते थे, और वो उनके डिमांड को सुनने के लिए अपने आप को चेन कर लेते थे रेलिंग्स पर पब्लिक स्पेसेस में। मतलब चेन से अपने आप को बांध लेते थे रेलिंग्स से। जो बहुत सारे सफ़रेजेट्स थे उनको बहुत जेलों में डाल दिया गया। वो हंगर स्ट्राइक्स पर बैठे, मतलब भूख हड़ताल पर भी बैठे वो। और उनको मतलब आर्मी फोर्स बुलाकर या पुलिस फोर्स से बुलाकर, पुलिस पर्सनल को बुलाकर उन्हें पीछे हटा दिया जाता था। जो अमेरिका की विमेन थी उनको 1920 में राइट टू वोट मिल गया था। और यूके मतलब कि ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर 1928 में राइट टू वोट वेमेन को मिल गया था। अब आते हैं हम अपने आखिरी टॉपिक की ओर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब डेमोक्रेसी को ही हम, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इसलिए हम उसी को ही डिटेल में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। ये बहुत बड़ी, ये जो अचीवमेंट है ये किसका एक रिजल्ट है? लॉन्ग और इवेंटफुल स्ट्रगल का, इंडियन पीपल का। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट में लाने के लिए। वो बहुत, वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसीज़ के लिए। अब आपको ये पता चल चुका है कि डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर है वो ये है कि लोगों के पास ये पावर होती है कि वो अपने लीडर को चुने, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, वो अपने डिसीजन मेकर को चुने, वो अपने गवर्नमेंट को चुने। तो इसलिए डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय द पीपल है, कि लोगों ने कुछ लोगों को ही चुन लिया और वो इनडायरेक्टली खुद पर ही रूल कर रहे हैं अपने आप ही। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, आप आगे चलते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक, अब 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर 100 लोगों अब बैठने की जगह, डिसीजन मेकिंग के लिए जो मीटिंग का टेबल है वहाँ पर जगह है सिर्फ 5 लोगों की। तो अब क्या करेंगे? 100 लोग ऐसे 5 लोगों को उसमें से चुन लेंगे, 100 में से ही, जो उन 100 लोगों की तरफ से वहाँ 5 बंदे बैठ के बात कर लें। अब तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी को आप लार्ज स्केल पर देख लीजिए कि 135 करोड़ में से हमने 135 लोग चुन लिए या फिर 1035 लोग चुन लिए और उन्हें कह दिया कि आप हमारी तरफ से डिसीजन लो। और हमने उन्हें चुना है तो वो हमारे माइंड से भी थोड़े मिलते जुलते ही होंगे, तो इसलिए वो हमारा ही डिसीजन एक तरह से माना जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है। इसका जो बेसिक आइडिया है वह यही है कि जो लोग हैं वो खुद ही रूल करें, जो रूल्स बनाने के लिए वो पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट में, और वो खुद ही रूल करें अपने आप पर, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं हमारे समय में, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती हैं, पीपल, लोग जो हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं सारे, लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन की एक प्रोसेस से चूज़ कर लेते हैं, जो उनके लिए रूल बनाते हैं। तो अब चलते, जो पूरी इंटायर पॉपुलेशन के लिए रूल्स बनाते हैं। तो अब बस आखिरी 2-3 पैराग्राफ्स ये रह गए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब के दिनों में जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहला सकती है, बता सकती है, जब तक वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अलाउ नहीं करती है। अब ये इसका मतलब क्या होता है कि 18 साल से ऊपर
जो भी एडल्ट हैं, मतलब एडल्ट क्या होता है, जो 18 साल से ऊपर है, उनको जब तक सबको, चाहे वो मैन है चाहे वो विमेन है, सबको जब तक राइट टू वोट नहीं मिलता है तब तक वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन पहले अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी तक तो नहीं कह सकते कि बहुत कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं होता था। पहले तो एक ऐसा टाइम भी होता था जब गवर्नमेंट विमेन को और पुअर को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देती थी। वो कहती थी जो मतलब अमीर लोग हैं वही सिर्फ वोट दे सकते हैं। जो बहुत सबसे पहले का होता था, सिर्फ मैन ही करते थे। जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, वो एजुकेटेड होते थे, वही वोट कर सकते थे। इसका मतलब क्या था कि जो विमेन थी, जो पुअर थे, जो प्रॉपर्टी लेस थे, जो अनएजुकेटेड थे, उनको वोट करने के लिए परमिशन नहीं मिलती थी। और कंट्री जो थी वो रूल्स और रेगुलेशंस से गवर्न करती थी, और जो सिर्फ कुछ आदमियों ने ही चुने होते थे और बनाए होते थे, ना कि विमेन ने या फिर सारी पॉपुलेशन ने। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ही एक छोटी माइनॉरिटी होती थी जो वोट करने के लिए जिसको अलाउ किया जाता था। इसलिए वो मेजॉरिटी अपना फेट मेजॉरिटी का प्रूव करने के लिए सामने आते थे। बहुत सारे लोग जैसे कि गांधी जी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे इस अनफेयरनेस को देखकर, इस प्रैक्टिस की। और उन्होंने डिमांड रखी थी कि सारे जो एडल्ट्स हैं, जो भी 18 साल से ऊपर हैं, उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए। और इसे ही कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है और ये किसने इसकी डिमांड सबसे पहले रखी थी। तो गांधी जी ने रखी थी। और ये ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आखिरी पैराग्राफ। एक जर्नल था यंग इंडिया, उसमें 1931 में गांधी जी ने लिखा था, आई कैनॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। अब उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल भी ऐसे आइडिया पे बिलीव नहीं कर सकता कि भाई एक जो आदमी है जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास मनी है, सिर्फ उसे ही वोट करने का राइट मिलना चाहिए। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे मैन को वोट करने का राइट मिलना चाहिए जिसके पास अच्छा कैरेक्टर है, ना कि उसके पास ज़्यादा धन दौलत है, चाहे वो लिटरेसी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग पुअर मैन। कि एक गरीब आदमी है लेकिन वो बिल्कुल सच्चा है, तो उसको अगर आप वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं तो बहुत ही ये अनफेयर है। तो इसी पैराग्राफ के साथ इस चैप्टर की समाप्ति है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपने इस वीडियो को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना आप मेरी पिछली वीडियोस को और दूसरी वीडियोस को एंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है और ये वीडियो भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपका और समय नहीं लेना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से डाउट आता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो, we will meet again soon. Please subscribe my channel before you leave.